तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर बीजुनुमा जुंजी से कहते हैं कि ठीक है तुम वहां पर से बाहर आ जाओ, तुम इस तीसरे टेस्ट को पास कर चुके हो और साथ ही तुम्हें कोल्ड सैपल बनाते हैं, ना सिर्फ कोल्ड सैपल बल्कि कोल्ड सैपल्स का लीडर बना देंगे। जबकि हमारा जुंजी उसे कहता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता, मुझे पहले इस तीसरे लेवल को कम्प्लीटली पार करना है। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी मिली है, सारी फायर एनर्जी को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ और इसको ऑब्जर्व करके मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ से बाहर क्यों निकलूंगा। हमें 4 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 4 घंटे के बाद हमारा जुंजी वहां से बाहर निकलता है और कहता है ये वाली रे फॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन नहीं थी, फॉर्मेशन सिर्फ एक कमजोर सी रे फॉर्मेशन थी। जबकि बाकी के सभी लड़के वहां पर उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं और सभी गुस्से के साथ कहते हैं ये लड़का देखो तो जरा, ये हमारे सामने किस तरह शो ऑफ कर रहा है, इसने वहां पर उस रे फॉर्मेशन के अंदर जितनी भी फायर थी सारी की सारी फायर को ऑब्जर्व कर लिया। जुंजी जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि लड़के में हमने यहाँ पर पहले कोल्ड सैपल बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कोल्ड सैपल नहीं बनाया जाएगा बल्कि तुम्हें कोल्ड सैपल्स का लीडर बनाया जाएगा, यानी कि तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर एल्डर्स की पोजीशन के बराबर ही होने वाली है। तुम्हारा जुंजी जी बात सुनने के बाद कहता है माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ली फैंग की डेथ को इन्वेस्टिगेट करवाएं और आपको पता चलेगा कि ली फैंग को किसने मारा था। पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या वाकई में ये बात सच है कीटू ज़ेन ने उसको नहीं मारा। तुम्हारा जुंजी कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, मैंने ली फैंग को मारा था। हिमली फायर सेक्टर के यंग मास्टर ली फैंग की जान मेरे हाथों से गई थी, जबकि ये दोनों बाप बेटा यहाँ पर इसको स्कैम बना रहे हैं, ये दोनों मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और मेरे क्रेडिट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीटू ज़ेन यहाँ पर बीच में बोल पड़ता है, वो जुंजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठे हो, तुम यहाँ पर झूठ बोलो, ली फैंग को मैंने मारा है। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, क्योंकि तुम मेरे जूनियर हो, क्योंकि अब मैं कोल्ड सैपल्स का लीडर बन चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा भी लीडर हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ मैनर सिखाता हूँ कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते। तो मास्टर सीटू भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जुंजी के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के सामने तुमने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया, तुमने कोल्ड सैपल के ऊपर अटैक किया है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर कोल्ड सैपल्स के अंदर फैले हुए गंद को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोल्ड सैपल्स का लीडर हूँ, इसका मतलब यह है कि कोल्ड सैपल्स में से जो भी गलती करेगा उसे सजा मैं दूंगा। तो पैट्रियार्च हमारे जुंजी की बात सुनने के बाद से कहते हैं तुमने कहा कि ली फैंग को तुमने मारा है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। तुम्हारा जुंजी कहता है हाँ मेरे पास एक सबूत है। ये बात सुनने के बाद सीटू मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर सीटू ज़ेंथियान सोच रहे थे अब क्या करेंगे, इस लड़के के पास वाकई में कोई सबूत निकल आया तो फिर तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर सबूतों को पूरी तरह से मिटा दिया था, यहाँ तक कि उस सिटी में जहाँ पर उसकी मौत हुई थी चेंग सिटी, मैंने वहाँ पर से भी सभी के सभी सबूत मिटा दिए थे। ठीक है, सभी लोग वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में जुंजी के पास कोई सबूत होगा। अगर जुंजी के पास यहाँ पर सबूत है तो फिर सीटू ज़ेंथियान और सीटू ज़ेन वो दोनों बहुत ही बुरी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। पैट्रियार्च कहते हैं लड़के क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई सबूत है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तुम्हारा जुंजी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर खुद ही सबूत हूँ, मैंने ली फैंग को मारा था, तो मैं यहाँ पर आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों के साथ ली फैंग को अपने हाथों से मरते हुए देखा है। ये बात सुनने के बाद सभी लड़के चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम कोई बेवकूफ हो, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर ले, क्योंकि तुम ही तो यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हो कि तुमने ली फैंग को मारा, तुम साथ ही ये कह रहे हो कि तुम ही यहाँ पर आई विटनेस हो। जुंजी कहता है क्या तुम लोग इसको सबूत नहीं मान सकते। तो पैट्रियार्च भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं जुंजी अगर तुम यहाँ पर हमें कोई सीरियस बात नहीं बताने वाले, अगर सीरियसली कोई सबूत नहीं है तो फिर यहाँ पर बारे में बात करना बंद करो वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम्हारा जुंजी अपने पास से पियरलेस फिंगर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है ये पियरलेस फिंगर टेक्निक है, इस बंदे ने मास्टर वुल्फ को मारा था। मास्टर जैन जो कि हिमली फायर सेक्टर के मैरो वाशिंग राम के एक्सपर्ट थे, उस बंदे को मारने वाली उस औरत ने मुझे ये वाली स्पेशल स्किल को सिखाया था। ये वाली स्पेशल स्किल आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। ये देखने के बाद पैट्रियार्च भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं हाँ इस लड़के के पास जो स्पेशल स्किल है, ये स्पेशल स्किल काफी ज्यादा स्पेशल है, लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर इस स्पेशल स्किल को यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले कभी भी स्पेशल स्किल को नहीं देखा होगा। और ऊपर से अगर इस लड़के की बात मानी जाए तो हो सकता है कि वाकई में मास्टर जैन वुल्फ को भी उसी औरत ने मारा होगा जिसने स्पेशल स्किल को यूज किया है। इस लड़के को स्पेशल स्किल को सिखाया वो दोनों एक ही बंदे हैं। ठीक है, सभी लोग भी यही सोच रहे होते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह है कि जुंजी उस वक्त उस जगह के ऊपर मौजूद था, उस औरत ने जो भी वो बंदा था उसने मास्टर जैन वुल्फ को मारा था। मास्टर जैन वुल्फ को मारते वक्त उसने इसी टेक्निक को यूज किया था। तो पैट्रियार्च थोड़ी देर वहाँ पर सोचने के बाद मास्टर सीटू ज़ेंथियान के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं सीटू ज़ेंथियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर झूठ बोलने की, अपने बेटे को कोल्ड सैपल बनवाने की। मास्टर सीटू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर बुरा फंस गया हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, अपने बेटे के ऊपर अटैक करते हैं, उसे कहते हैं तुम बेवकूफ बच्चे कहीं, तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला कि तुमने ली फैंग को मारा है, जिसकी वजह से मुझे जाकर पैट्रियार्च से ये बात करनी पड़ी, हमारी गलती है, तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ेगी। तो पैट्रियार्च कहते हैं, इसी के साथ ही बाप बेटा दोनों जाकर पैट्रियार्च के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्च हम लोगों ने यहाँ पर गलती किया, प्लीज हमें यहाँ पर एक बहुत ही लाइट से सजा देना, हमें यहाँ पर कोई ज्यादा सजा मत देना, क्योंकि हम लोग तुम्हारे बहुत ज्यादा वफादार हैं, हम लोग बीटा पवेलियन के बहुत ज्यादा वफादार हैं। पैट्रियार्च वहाँ पर उन दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए जजमेंट देने वाला हूँ। पहली बात तो यह कि सीटू
जैन ने जहाँ पर झूठ बोला और कोर डिसाइपल की पोजीशन को ले लिया, इसी वजह से हमारे सेक्टर से निकाला जाता है। अब वो बीटा पवेलियन का हिस्सा नहीं है, उसे सेक्टर से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात तुम्हारे बारे में, मास्टर C2 ज़ेंटियन, बीटा पवेलियन में तुम्हारे सर्विसेज को देखने के बाद हम यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी एल्डर पोजीशन से हटाते हैं और अब तुम्हें जड़ी बूटियों को गार्ड करने का जिम्मा दिया जा रहा है। तुम्हें बैक माउंटेन के ऊपर जाना होगा। C2 कहते हैं मास्टर पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों बाप बेटे को बहुत ही लाइट सजा देने के लिए। तो जैसे उनकी सजा पूरी हो जाती है तुम्हारा जुंची कहता है जरा रुको तो जरा, यहाँ पर पैट्रियार्च ने तुम्हें सजा बहुत ही कम दी है, लेकिन अब यहाँ पर मेरी सजा की बारी आती है। मेरे साथ जो तुम लोगों ने किया है उसका क्या हिसाब होगा। हमारे जो मास्टर C2 होते हैं वो उसे कहते हैं आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर हमसे ये वाला सवाल करने का कि तुम यहाँ पर हमें सजा दोगे, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के ऑर्डर्स को डिसोबे करना चाहते हो क्योंकि पैट्रियार्च ने यहाँ पर सजा सुनाई और तुम उस सजा के खिलाफ जाना चाहते हो। इसके साथ ही पैट्रियार्च भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जुंची, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी फ्यूचर में मेरी जगह के ऊपर आने वाले हो, यानी बीटा पवेलियन के नए लॉर्ड बन सकते हो क्योंकि तुम कोर डिसाइपल्स के लीडर हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सभी के ऊपर इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा जुंची आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मैरिज नहीं करना चाहता, लेकिन C2 ज़ेंटियन ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा देकर वेंजियांग पीक के ऊपर भेज दिया, यानी उस माउंटेन के ऊपर भेज दिया जो कि फॉरबिडन एरिया है, वहाँ पर मैं मरते मरते बचा हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर तो बीटा पवेलियन के कुत्ते भी नहीं जाते। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बचना चाहिए, ये इसी ने डिसाइड किया था। इसने मुझे मारने का फैसला किया, उसी वक्त ये फैसला हो चुका था। पैट्रियार्च ये बात सुनने के बाद कहते हैं मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं इसको सजा देने के, क्या तुम वाकई में यहाँ पर इन ऑर्डर्स को डिसोबे करना चाहते हो। तुम्हारा जुंची कहता है नहीं, मैं यहाँ पर इन ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं करना चाहता। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर C2 ज़ेंटियन को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं इनको एक डूल का चैलेंज करूंगा जो कि लाइफ एंड डेथ की डूल होने वाली है। मास्टर C2 ज़ेंटियन मेरी इस चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये मास्टर C2 ज़ेंटियन को चैलेंज कर रहा है। लगता है कि जुंची मरना चाहता है। ये यहाँ पर मास्टर C2 ज़ेंटियन को चैलेंज कर रहा है जो कि मैरो वॉशिंग राम में है, जबकि जुंची इस वक्त स्पिरिचुअल राम में है। स्पिरिचुअल राम और मैरो वॉशिंग राम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मास्टर C2 ज़ेंटियन तो इस ऑफर को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलने को तैयार हूँ। जुंची उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर अपनी बात से मुकरना मत, मेरे साथ फाइट जरूर करना। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट जरूर करूंगा, मुझे बस टाइम बता दो कि कब तुम मुझसे फाइट करोगे। ठीक है, साथ ही मास्टर बीजुन आगे बढ़ते हैं। मास्टर बीजुन कहते हैं कि मुझे लगता है कि जुंची इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि वो जख्मी है, इसी वजह से हम यहाँ पर 3 महीने का टाइम मांगते हैं। 3 महीने के बाद जुंची तुमसे लाइफ एंड डेथ बाय फाइट करेगा, वो भी अरीना में सभी लोगों के सामने। तो बीजुन सोच रहे थे कि मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करना होगा। इस लड़के को ये एक बहुत ही अच्छा सीडलिंग है, अगर हम लोग इसे रिसोर्सेज देंगे तो ये हमारे बीटा पवेलियन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मास्टर C2 ज़ेंटियन कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग 3 महीने के बाद फाइट करेंगे। मैं इस लड़के को 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने के बाद इस लड़के को मुझसे फाइट करना होगा और हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। जुंची से कहता है तो फिर ठीक है, तुम बुढ़े कमीने कहीं के 3 महीने के बाद तुम मरोगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।